नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो क्लास वाइज जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम अगला क्लास यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्लास 3 यह हमारा है। क्लास 3 में आज हम पढ़ने वाले वर्गीकी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को। जीव विज्ञान का यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गीकी। इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से मछली कौन सी नहीं है, तो इसमें से आपकी सा फिश, पाइप फिश और गिटार फिश ये सभी मछली के एग्जाम्पल हैं, परंतु आपकी जो स्टार फिश है यह मछली का एग्जाम्पल नहीं है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मछली है इसमें से कौन सी नहीं है, तो आपकी जो स्टार फिश है यह मछली नहीं है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट ए आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर इसमें से जीव कौन सा आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बड़ा जो स्तनपायी है वह हो जाएगा आपका ब्लू व्हेल। यानी कि जो आपकी व्हेल मछली होती है यह सबसे बड़ी स्तनपायी होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो व्हेल मछली होती है यह सबसे बड़ा स्तनपायी होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, व्हेल मछली। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले व्हेलों में विशालता में आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो आपकी व्हेल मछलियाँ हैं इनमें से दांत वाली व्हेल सबसे विशाल कौन सी है, तो इसमें से आपकी जो स्पर्म व्हेल होती है यह विशालतम दांत वाली व्हेल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। स्पर्म व्हेल जो होती है आपकी विशालतम दांत वाली व्हेल है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है। जो आपका स्पर्म व्हेल का दांत होता है वह सबसे विशालतम होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उड़ने वाला स्तनपायी है आपको बताना है। तो इसमें से उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है, तो चमगादड़ हो जाएगा। राइट आंसर आपका चमगादड़, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। जो चमगादड़ है या उड़ने वाला स्तनपायी का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, चमगादड़। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डॉल्फिन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाता है आपको बताना है। तो डॉल्फिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं, तो अस्तनी की श्रेणी में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जगह। डॉल्फिन जो आपका है यह एक जलीय जंतु है। इसको हम अस्तनी वर्ग में यानी कि मैमेलिया की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जगह। अस्तनी वर्ग में हम डॉल्फिन को रखते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, यानी कि एम्फीबिया निम्नलिखित में से क्या बताता है। तो एम्फीबिया आपका क्या बताता है, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जल और स्थल यानी कि जल में और भूमि पर दोनों जगहों पर जो रहने वाले पशु होते हैं उनको हम एम्फीबिया की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, मानव सदृश लघुत्तम कपि इसमें से कौन सा आपको बताना है। तो मानव सदृश लघुत्तम कपि इसमें से कौन सा है, तो गिबन जो हो जाएगा आपका मानव सदृश लघुत्तम कपि है। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, गिबन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, नीलगाय किस कुल में आती है आपको बताना है। तो आपकी जो नीलगाय होती है यह हिरन की कुल की एक प्रजाति है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। हिरन की कैटेगरी में आती है आपकी नीलगाय। यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। नीलगाय जो है यहाँ पे हिरन की कैटेगरी से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाया जाता आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से खूर जो है किस जंतु में नहीं पाया जाता है, तो इसमें से आपका जो गीदड़ होता है उसमें खूर नहीं पाया जाता है। बाकी आपका हिरन, जेबड़ा और घोड़ा में आपको खूर देखने को मिलेगा, परंतु आपका जो गीदड़ होता है इसमें खूर नहीं पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गीदड़ में। ऑक्टोपस को निम्नलिखित में से हम किस कैटेगरी में रखेंगे। ऑक्टोपस क्या है आपको बताना है।
तो ऑक्टोपस एक प्रकार का मोलस्क होता है, यानी कि यह एक मृदु कवची है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो ऑक्टोपस होता है यह एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क जंतु है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मोलस्क यानी कि मृदु कवची जंतु होता है आपका ऑक्टोपस। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सबसे बड़ा अकशेरुकी आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा हो जाएगा, स्क्विड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। स्क्विड आपको ऐसे लिखते हैं हम, स्क्विड आधा स होता है क फिर वी ड, तो स्क्विड जो आपका होता है यह सबसे बड़ा अकशेरुकी होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह अधिकतम जो 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो स्क्विड होता है यह अधिकतम 12 से लेके 14 मीटर तक लंबा हो सकता है, तथा यह सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा स्क्विड। जुगनू होता है एक, क्या आपको बताना जो जुगनू होता है वह क्या होता है। तो जुगनू क्या होता है, तो जुगनू जो है एक प्रकार का आपका क्या है, कीट है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जगह। जो जुगनू होता है एक प्रकार का कीट होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दोस्तों हमने जो एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की है क्लास वाइज बायोलॉजी की, इसमें हम डेली बेसिस पे क्लास वाइज यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बायोलॉजी के बन सकते हैं उन सभी के एमसीक्यूज डेली बेसिस पे हम डिस्कस क्या करते हैं। पूरी क्लास हम यहाँ पर कवर कराएंगे इस सीरीज के माध्यम से। इस सीरीज के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम डेली बेसिस पर यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो इस सीरीज को आप डेली बेसिस पर शेयर भी कर दिया कीजिए। तो जुगनू क्या होता है, जुगनू आपका एक कीट होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा एक कीट नहीं है आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से खटमल आपका कीट है, घरेलू मक्खी आपकी कीट है, आपका मच्छर कीट है, परंतु मकड़ी जो है यह कीट की श्रेणी में नहीं आती, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही। जो मकड़ी है यह कीट नहीं होती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, मकड़ी कीटों से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में कितनी टांगें पाई जाती हैं आपको बताना है। तो मकड़ी में टोटल 8 टांगें पाई जाती हैं तथा यह कीट से भिन्न होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, 8 टांगें। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न 2019 का जो यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था यह प्रश्न। तो किस जीव का रक्त सफेद होता है, तो तिलचट्टा का जो रक्त होता है वह सफेद होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, तिलचट्टा। अगला प्रश्न आप हमारा है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो आपको बताना है, मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम यहाँ पे होना चाहिए, तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है आपको बताना है। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम होता है उसको हम कहते हैं गासमीर रेशम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मकड़ियों के द्वारा जो रेशम का उत्पादन किया जाता है उसको हम कहते हैं गासमीर रेशम, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए, किस ग्रुप, इसमें से आपको जंतु दिए गए हैं कुछ ग्रुप के, आपको बताना है इनमें से कौन रात्रिचर होते हैं आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ग्रुप वाला जंतु रात्रिचर का है, तो इसमें से आपको मिलेंगे रात्रिचर मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये रात्रिचर होते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू रात्रिचर होते हैं। अगला प्रश्न आप हमारा है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया। 5 आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सा कथन मच्छरों के संबंध में सही आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, आइए उसको देख लेते हैं। तो इसमें से पहला कथन क्या कह रहा है, केवल नर रक्त चूसती है, तो यह बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, क्योंकि नर नहीं, जो मादा मच्छर होता है वह रक्त चूसता है, तो बी आपका बिल्कुल सही दिया गया, यानी कि बी आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद मादा पौधों का रक्त चूसती है, बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, यह भी बिल्कुल आपका सही गलत दिया गया है। जो नर होती है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होती है, आपका सही दिया गया, यानी कि 2 कथन इसमें से आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं। जो मादा होता है वह रक्त चूसता है, इसके अलावा आपका जो मादा के डैने होते हैं, मादा मच्छर के जो डैने होते हैं वो नर की अपेक्षा बड़े होते हैं, तो बी और ई आपका दोनों सही दिया गया है।
तो इसमें से दो कथन आपके बिल्कुल सही थे, इनको आप याद कर लीजिएगा। यह प्रश्न यूपीपीसीएस आरओ की प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न था, तो आप इसे याद रखिएगा। जो मादा मच्छर होता है इसका यह रक्त चूसता है, यह बी आपका सही है। और ई वाला यानी कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे अवधि तक रह सकता है? तो इसमें से कौन सा जानवर है? तो कंगारू रैट यानी कि कंगारू चूहा जो होता है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंगारू चूहा जो है यह बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से ठोस मूत्र उत्सर्जित कौन करता है? तो कंगारू चूहा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही, जो कंगारू चूहा होता है यह ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप हमारा है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप होते हैं किसका? आपको बताना है। तो सांप के जो जहरीले विष दंत होते हैं ये किसका रूपांतरित रूप होते हैं? तो ये जंभिका दंत का रूपांतरित रूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल जंभिका इस प्रकार से लिखाएगा, जंभिका दंत का रूपांतरित रूप होते हैं जो सांप के जहरीले विष दंत होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? आपको बताना है। तो चट्टानों पर उगने वाले जो पादप होते हैं उनको हम कहते हैं शैलोदभिद, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चट्टानों पर उगने वाले पादप को हम कहते हैं शैलोदभिद, यहाँ पे ऐसे लिखा था आपका शैलोद, उसके बाद आपका भीद आएगा। तो शैलोदभिद जो होते हैं ये चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? आपको बताना है। तो इसमें से कीटाहारी पादप कौन सा है? तो घटपर्णी, जिसको हम पीचर प्लांट कहते हैं, यह जो है एक कीटाहारी पादप का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, घटपर्णी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह मांस भक्षी पौधे के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो आपका घटपर्णी होता है यह मांस भक्षी पौधे के रूप में भी जाना जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे का जो तना वाला भाग होता है उससे हम हल्दी प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। पौधे के तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, तना। अगला प्रश्न आप हमारा है, और निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ का एग्जाम्पल है? तो इसमें से रूपांतरित जड़ का एग्जाम्पल कौन सा है? तो शकरकंद, यानी कि शकरकंद जो होता है यह जड़ का एक एग्जाम्पल होता है रूपांतरित, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, शकरकंद। अगला प्रश्न आप हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संग्रह अंग तना नहीं होता? आपको बताना है। तो किसका संग्रह अंग इसमें से तना नहीं है? तो हमने अभी देखा था ऑप्शन में शकरकंद जो होता है इसका संग्रह अंग जड़ होता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा बाकी गन्ना, अदरक, आलू का जो संग्रह अंग होता है तना होता है, परंतु शकरकंद का जो संग्रह अंग होता है वो क्या होता है? वह तना होता है, सॉरी जड़ होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, शकरकंद, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको सही सुमेलित करना है, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो इसको आइए सुमेलित कर लेते हैं। तो प्रकंद का संबंध आपका किससे हो जाएगा? प्रकंद का संबंध आपका अदरक से हो जाएगा, यानी कि आपका ए का 3 हो जाएगा। स्तंभ कंद का संबंध आपका किससे हो जाएगा? स्तंभ कंद आपका हो जाएगा आलू से, यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद सल्क कंद का आपका संबंध किससे हो जाएगा? लहसुन से, यानी कि आपका सी का हो जाएगा, लहसुन 1 में है। और इसके बाद डी का घन कंद का संबंध आपका किससे हो जाएगा? जिमी कंद सूरन से। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 आपके सुमेलित हो गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, 3, 4, 1, 2। तो इस प्रकार से आपका सुमेलित हो गया, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइकोराइजिया एक सहजीवी संबंधित है किससे? आपको बताना है। तो माइकोराइजिया का संबंध इसमें से आपका किससे हो जाएगा? तो माइकोराइजा का संबंध आपका होता है कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। माइकोराइजा जो होता है यह
कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। माइकोराइजिया को हम क्या कहते हैं? कवक मूल भी कहते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु को हम क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जो नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं उनको हम कहते हैं सहजीवी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहजीवी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो गन्ने के, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना के, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। गन्ना का जो रोपाई है वो तना काट के किया है, तो आपको पता होगा, तो इसी यही कारण से इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तना, गन्ना। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो यह लास्ट प्रश्न हमारा था आज के क्लास 3 का वर्गीकी का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।